किस उम्र में आपने पहली बार काम किया था? जब मैं 4 साल का था तब मैंने शुरुआत की थी। शो का नाम है हातिम और इसमें आप विलन बने थे। तो ये दिखाया था कि वो रकबान एक 16 साल का लड़का है, लेकिन वो 86 इयर्स ओल्ड तक बच्चा बड़ा हुआ ही नहीं है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, असित मोदी सर के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, फिर बाद में एग्रीमेंट साइन हुआ फॉर द कैरेक्टर ऑफ टप्पू। ओह, लेकिन हुआ ये ना, जो कोऑर्डिनेटर जो बीच में थे, इनको ये बोल दिया कि जय इस बजट में काम नहीं कर सकता। आपने शाहरुख खान साहब के प्रोडक्शन के लिए भी काम किया है। घर की बात है, सक्सेस पार्टी था और मैं कॉन्स्टेंटली फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड मैं हग ही कर रहा हूँ। एड आपने कितना किया? 500 से ज़्यादा किया होगा करीब। आपने देखे होंगे वो ऐड, एक ग्लूकॉन डी का ऐड था, पता है, सन स्ट्रॉ से सक करता था वो ऐड। फिर बिंगो टेढ़े मेढ़े की एक ऐड थी। बूस्ट की ऐड जो थी वो सचिन तेंदुलकर एंड धोनी के साथ थी। जितने चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि माँ बाप जो है वो सेल्फिश होते हैं, बच्चे काम नहीं करना चाहते हैं, बच्चों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। मैं ये देखता था उस दौरान मॉम डैड लोग मार मार के उनको स्क्रिप्ट की लाइनें याद करवाते थे। व्हाट? चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ भी होता है आउटसाइडर इनसाइडर? आप जस्ट अ नॉर्मल किड हो तो क्यों ही रिकग्निशन मिलेगा? खड़े भी नहीं रखते हैं, बच्चे को नॉन फिट बोल देते थे। कुछ ऐसा सिंपैथी एम्पैथी कुछ नहीं होता है। जी टीवी पे एक सीरियल आया करता था, पवित्र रिश्ता। इसमें आप सुशांत सिंह राजपूत के भाई बने थे। मुझे पता चला कि सुशांत आपके टिफिन वगैरह चुरा लिया करते थे। तो आई कांट बिलीव व्हाट हैपेंड, बट आई थिंक सो। वो जहाँ होंगे, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल आप लोगों का? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। और आज हमारे साथ हैं जय ठक्कर। आपने इनको पिछले 20-21 सालों से काम करते हुए टीवी पे एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट देखा होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जय। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बहुत अच्छे हैं भाई। किस उम्र में आपने पहली बार काम किया था? जब मैं 4 साल का था तब मैंने शुरुआत की थी। 2 साल लगे ऑडिशंस देते देते देते। बीच बीच में मैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करता था, क्योंकि शुरू शुरू में आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, आपको सही लोग नहीं मिलते हैं। तो मैं जूनियर आर्टिस्ट था पहले तो भूतनाथ फिल्म में। फिर एक एकता कपूर बालाजी की एक शो आती थी बहुत पहले, मन में है विश्वास, उसमें भी मैं जूनियर आर्टिस्ट था। आपका चेहरा बहुत लोग एक सीरियल से जोड़ कर देखते हैं। उस सीरियल का नाम है गुटरगू। और मैंने कहीं पढ़ा कि ये इंडियाज़ का फर्स्ट साइलेंट शो था। और फिर वो आपकी क्लिप बहुत वायरल होती है। हाँ, हाँ। उसके कुछ कुछ क्लिप्स। इस शो के बारे में बात कीजिए कि कैसे इस शो ने आपके ज़िंदगी को बदला और क्या योगदान है इस शो का आपके जीवन में? बिल्कुल। तो ये शो के पहले मैंने जो भी शोज़ किए थे सारे डायलॉग्स वाले थे, एड्स किए थे। एड्स में होता है कि डायलॉग नहीं होता है तो आपको परफ़ॉर्म करना है। तो आई थिंक सो मेरी एक एड रिलीज़ हुई थी कोटक महिंद्रा बैंक इंश्योरेंस। उसके ना पोस्टर ऑल ओवर इंडिया में लगे थे, पैन इंडिया। एंड हमको उतना पता नहीं था तभी कि ऐसा सब हो सकता है। हम लोग तो ऑडिशन देते थे, काम करते थे, आ जाते थे, फिर कॉल आते थे कि अरे आपके बेटे का पोस्टर पुणे हाईवे पे दिखा है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो क्योंकि हर जगह पोस्टर लग गए थे और वो एड बहुत चल गया था, तो क्योंकि उसमें एक्सप्रेशंस बहुत है, वो एड्स में बहुत अलग अलग पोस्टर में अलग अलग एक्सप्रेशंस है। तो आई थिंक सो वो टाइम पे जो बीपी सिंह सर जो प्रोड्यूसर हैं गुटरगू के फायरवर्क्स के, तो उन्होंने शायद जिन्होंने फिर सीआईडी भी बनाई है। सीआईडी जिन्होंने बनाया था, इवन दैट इज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। सो आई थिंक सो उन्होंने वहाँ से मुझे देखा होगा एंड उन्होंने फिर मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गया एंड फिर बाद में जो फर्स्ट एपिसोड था आई थिंक उसमें वो आए थे बीपी सर जो प्रोड्यूसर थे, वो डायरेक्ट भी करते हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट किया था एक फर्स्ट एपिसोड। एंड मैं तुरंत उनको फटाफट टेक्स दे रहा था, 1 टेक में शॉर्ट्स होके हो रहे थे। तो मेरी मॉम के पास आए और उन्होंने मेरी मॉम को कहा कि क्या खा के पैदा किया है आपके बेटे को। तो मेरी मॉम उनको बोलती थी कि मार खा के पैदा किया है। इतने इतने ठोकरें खाई हैं, इतना रिजेक्शंस आए। मेरी मॉम का बहुत हाथ है, मैं ये कहूँगा मेरी ये जर्नी में अब तक। आपने एक और शो किया था जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था बच्चों के बीच में, और इस शो का नाम है हातिम। और इसमें आप विलन बने थे। और मुझे पता चला है कि घंटों घंटों मेकअप किया जाता था आपका। 80 साल के बूढ़े की आत्मा आप में बसती थी, कुछ ऐसा था। हाँ। क्या था हातिम के बारे में बात कीजिए। सो रकबान करके कैरेक्टर था हातिम में, वो बहुत वायरल हो गया था, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि वो 16 साल का लड़का है, क्योंकि वो था मैं ही। मुझे टक्कल पहनाया जाता था एकदम ऐसा, एंड मेरे जो बाल थे उसको नेट में डाल के वो टक्कल में डाल दिया जाता था। एंड वैसे तो मैं टकला बन गया था, लेकिन अभी बूढ़ा कैसे बनाए, जूरियाँ कहाँ से लाए। तो फिर टिश्यू विशू लगा के वो जूरियाँ लगाते थे। एंड बहुत बहुत मतलब 4 घंटे का कष्ट लगता था हर दिन। 1 साल वो शो किया था, 4 घंटे वही मेकअप पे चले जाते थे। फिर स्किन पे भी मतलब बहुत रिएक्शंस
होने लग गए थे आफ्टर द शो गॉट ओवर, आफ्टर माई कैरेक्टर गॉट ओवर। तो ये दिखाया था कि वो रकबान एक 16 साल का लड़का है, लेकिन वो 86 ईयर्स ओल्ड तक बच्चा बड़ा हुआ ही नहीं है। अंदर बच्चे की ही रूह है, लेकिन उसका जो शरीर है वो 86 ईयर ओल्ड तक पहुंच चुका है। वो अमर हो गया है, लेकिन शरीर उसकी बूढ़ी होते जा रही, होते जा रही, होते जा रही। 86, 87, 88, 89। तो वो वैसा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था जो हातिम को ना भटकाता था। हर समय, हर एक सीन में उसको कोई ना कोई बीच में एक विलन ला देगा। वो ऊपर से बैठ के एकदम वो ग्लोब जो होते हैं उसमें वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेगा। ये कैरेक्टर था एंड मुझे ये करना था क्योंकि मुझे बचपन से ये पसंद है कि एक ही चीज़ नहीं करनी है। मुझे आज भी एक ही चीज़ नहीं करनी, मुझे अलग-अलग चीज़ें करनी है, नॉट ओनली एज़ अ कैरेक्टर बट एज़ एन एक्टर और एज़ अ ह्यूमन बीइंग आल्सो। तो वो मुझे करना था कि कुछ नेगेटिव में एक ऐसा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जिसमें लुक ही अलग है। सो आई थिंक सो वो मुझे बहुत इंटरेस्ट किया एंड डायलॉग्स भी मेरे थोड़े से माइथोलॉजिकल टाइप्स थे। एंड फिर बाद में उन्होंने ये भी दिखाया था कि वो सब निकाल के 16 साल का लड़का जय कैसा था, रकबान कैसा था, उसकी कहानी क्या थी। सो आई थिंक सो वो लोगों को ना एक डिफरेंट वाइब दिया एंड लोगों ने वो कनेक्ट कर लिया एंड आई थिंक सो दैट्स व्हाई हातिम तो डेफिनेटली पॉपुलर था ही, बट आई थिंक सो कैरेक्टर्स की वजह से भी हातिम पॉपुलर हो गया एंड दिस वाज द लाइक नेगेटिव कैरेक्टर जो लोगों को चिल्स देता था एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट इन पोर्ट्रेइंग अ वर्सेटाइल काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। सो या एड आपने कितना किया है? 500 से ज़्यादा किया होगा करीब? अभी तो मैं गिनता नहीं हूँ बट हाँ 500 तो आए। 500, हाँ। इसमें कुछ-कुछ ऐसे एड्स हैं जो आपको याद हैं, जो बहुत यादगार हैं? आई थिंक सो आपने देखे होंगे वो एड, एक ग्लूकॉन डी का एड था, पता है सन स्ट्रॉ से सक हाँ, हाँ, करता था हाँ। वो एड। फिर एक बिंगो टेढ़े उसमें वो मेढ़े आप हैं? हाँ वो लड़का ओह! मैं था। ओके। फिर बिंगो टेढ़े मेढ़े की एक एड थी, बहुत फेमस हुई थी वो। एक बच्चा पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है एंड उसके बिंगो टेढ़े मेढ़े मैच नहीं हो रहे हैं, वो एड बहुत फेमस हुई थी। फिर बहुत सारी एड्स, चॉकोली चॉकलेट की एड थी जो अश्विनी अय्यर तिवारी मैडम ने डायरेक्ट की हुई है। मेरा इस इंडस्ट्री में आना तय था, लेकिन थोड़ा समय लगा, बहुत भटकना पड़ा, बहुत रिजेक्शन सहना पड़ा और बचपन में तो समझ में नहीं आता, लेकिन इतना पता चल जाता है कि यार मतलब दे आर नॉट एंटरटेनिंग अस। किस-किस तरह के रिजेक्शंस होते थे? पहले तो खड़े ही नहीं रखते थे और आपको लगता होगा कि यार यार बच्चा है कैसे खड़े नहीं रखते हैं। बच्चे में भी कॉम्पिटिशन्स होती थी। 4 साल का था मैं एंड मुझे अभी भी याद है एंड आई डोंट नो व्हाई लोगों को लगता है कि मैं भूल गया होऊंगा, लेकिन मेरे को एक ऑडिशन याद है। मेरे को अभी भी आप पूछोगे ना कि ये ग्लूकॉन डी की एड कैसे मिली, चॉकोली चॉकलेट, दैट वाज माय फर्स्ट एड, चॉकोली चॉकलेट एंड बूस्ट की एड जो थी वो सचिन तेंदुलकर एंड धोनी के साथ थी। तो मुझे एक एड की कहानी पता है। सो आई विल टेल यू अबाउट द फर्स्ट जो हुआ था रिजेक्शन, जो आपने पूछा कि कैसे क्या था। तो मतलब हम जब छोटे थे तो हमको खड़े ही नहीं रखते थे, हमको बोलते थे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं बहुत गर्दी है, आप जाओ एंड नॉट फिट। अरे बच्चे को नॉट फिट, बट ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन भी नहीं लेते थे एंड पहले तो ऐसा व्हाट्सएप था नहीं कि आप ऑडिशन बना के भेज दो या किसी से कांटेक्ट कर लो, किसी को कॉल करके पूछ लो। मैं तब से था जब आई थिंक सो फ़ोन भी स्मार्टफ़ोन नहीं निकला था, वो नोकिया का फ़ोन आता था। तो हर प्रोडक्शन हाउस में जाके पहले तो फ़ोटो देना पड़ेगा, लेकिन फ़ोटो देने के लिए पहले फ़ोटोशूट तो करवाएँ। तो फ़ोटोशूट करवाते थे तो वो बोलते थे कि आप हमको पैसा दो, हम आपके फ़ोटोज़ हर जगह स्प्रेड आउट करेंगे। तो ऐसे बहुत स्कैम्स हुए। तो 1-2 जगह पर हम लोगों ने फ़ोटोशूट तो करवाया, फ़ोटोज़ आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर बाद में तभी के टाइम पे ना न्यूज़पेपर में कोऑर्डिनेटर्स के नंबर आते थे ओके। और कुछ-कुछ जो फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग होते थे उनके नंबर आते थे, तो मेरी मम्मी बैठ के उनको कॉल करती थी कि हाँ, हेलो मेरा बेटा, तो उनको पूछते थे कि क्या किया आपके बेटे ने? तो मम्मी बोलती थी कि नहीं अभी शुरुआत कर रहे हैं हम और अभी तो पैदा हुआ है 4 साल का है एंड लेकिन गणपति में नाचता है और फर्स्ट प्राइज़ लेकर आता है। मेरी मम्मी बोली थी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने शाहरुख खान साहब के प्रोडक्शन के लिए भी काम किया है। रेड चिलीज़ का कोई हाँ, एक शो आता था, घर की बात है। उसके बारे में बात कीजिए। एक किस्सा बताऊँगा मैं। हाँ, हाँ। सक्सेस पार्टी था, उसमें एसआरके सर आने वाले थे, लेकिन हुआ ये सिचुएशन, पता नहीं हमको इनवाइट नहीं किया था, मुझे और मेरी मॉम को। लेकिन बाकी सब इनवाइटेड थे। इनफैक्ट हमको पता भी नहीं था, मैं तो स्कूल में था। सो बाद में पता चला, अचानक से मेरी मॉम आई, मुझे पिकअप किया और बोला कि हमको जाना है, ताज होटल में बुलाया है, कोई पार्टी है। तो मैं गया, फिर बाद में वहाँ पहुँचा, तो बाद में मुझे पता चला कि एसआरके सर आने वाले हैं एंड मैं सुना किसी से, आई थिंक सो जूही बब्बर मैम ने बोला कि नहीं, 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 हैप्पी सिंह आलूवालिया नहीं आएगा, तो हम लोग स्टेज पर वैसे भी नहीं जाएँगे। तो आई थिंक सो उनकी टीम में कोई तो भी क्रिएटिव असिस्टेंट थी जिन्होंने सोचा कि क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूँ एंड क्योंकि रात को 2 बज सकते हैं, तभी कैसा ना ओला उबर कैब नहीं होते थे, तभी रिक्शा होती थी और टैक्सी होती थी। तो अगर वो टाइम पे अगर टैक्सी नहीं मिलेगी तो इसको भेजेंगे कैसे? हमारी तो कोई गाड़ी है नहीं और ये फिर बच्चा सो जाएगा, नींद में रहेगा, कैसे करेंगे? तो फिर उन्होंने उन्होंने मेरे लिए फाइट किया कि नहीं, 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 वो कर लेंगे, वो हम उनको भिजवा देंगे, आप उनको बुलाओ, आप उनको बुलाओ। फिर बाद में उन्होंने कॉल किया, एंड मोमेंट में हम गए, फिर बाद में वहाँ पर स्टेज पर भी मुझे उन्होंने बुलाया, उन्होंने स्किट प्रिपेयर किया एंड फिर स्टेज पे मैंने परफॉर्म भी किया एंड देन एसआरके सर केम
ऑन स्टेज एंड आई वाज नॉट एबल टू बिलीव इट एंड इवन इफ अभी भी आप सर्च करोगे गूगल पे या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी वो डाला हुआ है कि घर की बातें सक्सेस पार्टी, और मैं कॉन्स्टेंटली फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड 15-20 मिनट मैं हग ही कर रहा हूँ, मैं छोड़ ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज आई वाज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट एबल टू बिलीव शाहरुख खान साहब कि को। हाँ बहुत अच्छा था। उसमें मुझे पंजाबी एक्सेंट सीखना पड़ा था। जो फुले फिल्म रिलीज हुई है अभी, हाँ, हाँ। उनके जो डायरेक्टर है अनंत अनंत महादेवन, महादेवन। वही घर की बात है के डायरेक्टर थे। अच्छा। हाँ जी। आपके एक और काम का ज़िक्र मैं करूँगा। जी टीवी पे एक सीरियल आया करता था जिसका नाम है पवित्र रिश्ता। इसमें आप सुशांत सिंह राजपूत के भाई बने थे। हाँ। इस सीरियल के बारे में बात कीजिए, सुशांत के बारे में बात कीजिए। और मुझे पता चला कि सुशांत आपके टिफ़िन वगैरह चुरा लिया करते थे, खाना-वाना चुरा लिया करते थे वो। मतलब ऐसे ऐसे चुराना नहीं कह सकते हैं, मतलब हमारा ऐसे डील था कि मेरी मम्मी को लगता था कि चुराया है, क्योंकि मैं तो बोलूँगा नहीं। हमारा मैं बताता हूँ क्या था कि मेरे को ना कॉफ़ी बचपन में ना बहुत पसंद थी, तो वहाँ पर एक कॉफ़ी मशीन था, तो कॉफ़ी मशीन की जो कॉफ़ी थी ना मुझे बहुत पसंद थी, और मेरी मम्मी मुझे अलाउ नहीं करती थी ताकि एडिक्शन ना लग जाए कॉफ़ी का ना बचपन में। अब मैं देखता था कि वो पी रहे हैं, एंड हम लोग ना रूम शेयर करते थे साथ में, सो मैं देखता था कि वो पी रहे हैं कॉफ़ी, तो फिर मैं उनको थोड़ा-सा अपने टिफ़िन की थिपली देके अपना कॉफ़ी निकलवा सकता हूँ। सो अब मैं तो छोटा था ना बच्चा, तो मुझे तो ऐसे ऐसे पता नहीं था कि क्या गलत है क्या सही है, तो मैं उनको बोलता था देखो आप ना 3-4 थेपले मेरे खा लेना, ठीक है? मेरे को आप 1 ग्लास खाली कॉफ़ी दे देना। तो वो खाते थे और मेरे को कॉफ़ी दे देते थे। तो फिर मैं कॉफ़ी पीता था और मेरे को मज़ा आता था। तो ये हमारा एक क्यूट डील था, तो मम्मी को लगता था कि यार थेपले तो गायब हो रहे हैं, ये तो खा नहीं रहा मेरे सामने, तो नहीं खा रहा और ये माँग भी नहीं रहा। तो उन्होंने प्रोडक्शन में बोला कि यार कोई मेरे बच्चे का टिफ़िन लेके जा रहा है, वो बेचारा खा नहीं रहा और माँग भी नहीं रहा है। ओह! जबकि हमारा डील था। तो मेरी फट गई, मैंने बोला मैं क्या करूँ? तो फिर सुशांत भैया, ही केम टू माय मॉम एंड ही टोल्ड कि मुझे मेरी घर की याद आती है, घर के खाने की याद आती है। यहाँ का खाना मुझे सूट नहीं हो रहा है एंड आपका थेपला बहुत टेस्टी है। सो इसके लिए मैं नहीं खाया है, आप प्लीज़ प्रोडक्शन को मत बोलिए। एंड तो मेरी मॉम ने बोला कि अरे यार ये छोटी-सी रीज़न थी, मुझे बोल देते, मैं अलग से डब्बा बना के लेकर आती। तो उसने बोला कि हाँ, बट मुझे आपको इतना कष्ट नहीं देना था। तो उसने बोला कि मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, 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 अभी से अगले अलग से तुम्हारे लिए टिफ़िन लेकर आऊँगी। तो हुआ ये कि अलग से टिफ़िन तो आ गया, लेकिन मेरा चाय का, मेरा जो कॉफ़ी का जो वो था, वो छूट गया। एंड कॉफ़ी मशीन भी आजकल मतलब मैंने देखी नहीं है ज़्यादा, बट जभी भी मैं देखता हूँ एक नेस्कैफ़े की कॉफ़ी मशीन, तो मुझे याद आ जाता है कि यार मतलब हम लोग ये सब चीज़ें करते थे। एंड आई कांट बिलीव व्हाटएवर हैपेंड दैट हैपेंड, बट आई थिंक सो वो एक मेमोरी मेरे साथ हमेशा रहेंगी। एंड ऑब्वियसली क्योंकि साथ में काम किया है वो तो है ही, दिख ही रहा है। एंड हमने बहुत मतलब आप कह नहीं सकते, हम लोग आर के स्टूडियोज़ में शूट किए हैं, किलिक निक्सन में शूट किए हैं, अलग-अलग लोकेशन में, एंड हमेशा हम रूम शेयर करते थे साथ में। एंड तभी भी आई थिंक सो इट वाज़ हिज़ फर्स्ट शो, एंड वो मुझे बोलते थे कि आप ग्लूकॉन डी की एक्टिंग करके दिखाओ, हम आपके एड रोज़ देखते हैं, आज हमको सामने करके दिखाओ लाइव। तो मैं भी एक्टिंग करने लग जाता था। तो ही वाज़ वेरी इनोसेंट, ही वाज़ वेरी स्वीट एंड वेरी ऑनेस्ट। एंड उनका ना आवाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत एकदम आप कह सकते हैं ना पॉज़िटिव राम भगवान का आवाज़ कैसे होता है, जो हम इसमें सुनते हैं एनिमेटेड कार्टून्स में। तो उनका आवाज़ मुझे अभी भी मेरे कानों में ना गूंज, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे गूंजता रहता है वो आवाज़ कि हाँ ठीक है, कॉफ़ी ले लो, मुझे थेपला दे दो। तो आई कांट बिलीव व्हाट हैपेंड, बट आई थिंक सो वो जहाँ होंगे, आई एम प्रेइंग टू गॉड दैट एवरीथिंग इज़ फाइन एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस वेयरएवर ही इज़। बिल्कुल। इससे आगे बढ़ते हैं। अक्सर चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ क्या होता है ना कि उनको एक तरह के ही रोल में बांध दिया जाता है, और बिना नाम लिए अगर मैं बोल सकूं तो कई सारे ऐसे पॉपुलर शोज आए हैं जिसके एक कैरेक्टर को ही 10-10 साल तक खींचा गया। आपके साथ ऐसा देखने को नहीं मिलता है क्योंकि आपने अलग-अलग तरीके का काम किया। तो इन सब काम के अलावा मेरे को 3-4 आप ऐसा अपना पॉपुलर काम बताइए और उसके पीछे की कहानी क्या थी वो भी बताइए आप। टीवी पे जो आपने पॉपुलर काम किया जिसकी वजह से आज आपकी पहचान बनी है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, जी, जहाँ जो मैंने किसी को नहीं बताई जी, है, एंड बट वो बतानी ज़रूरी है जी, क्योंकि मेरी मम्मी की मेहनत है। जी। एंड ऑब्वियसली मैं तो था ही, बट एक शो था, इनफैक्ट वो शो है अभी भी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओके। एंड उसमें असित मोदी सर के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, बहुत जब बना ही नहीं था शो, जब सब कैरेक्टर्स लॉक हो रहे थे।
तो तभी मेरा ऑडिशन लिया गया था, कोऑर्डिनेटर ही थे बीच में, तो उन्होंने भेजा था ऑडिशन के लिए एंड फिर ऑडिशन में मैं शॉर्टलिस्ट हुआ, फिर लॉक हुआ, फिर बाद में एग्रीमेंट साइन हुआ फॉर द कैरेक्टर ऑफ टप्पू। ओह या अच्छा, सो मुझे उनकी एग्रीमेंट साइन ऑफिस हो गया। साइन हो गया था, सब कुछ मतलब शूट का लोकेशन जो है ना वो भी पता था हमको कहाँ है। लेकिन हुआ ये ना, जो बजट डिस्कस हुआ था ना, जो कोऑर्डिनेटर जो बीच में थे, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो जो कोऑर्डिनेटर बीच में थे उन्होंने रातों रात इनको ये बोल दिया कि जय इस बजट में काम नहीं कर सकता, तो आप थोड़ा बजट बढ़ा के दीजिए, और इस छोटे बजट में मुझे वो क्या ही कमीशन देगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स तो कमीशन लेते हैं, देयर होल बिजनेस वर्क्स ऑन कमीशन। एंड हम लोगों ने ये सोचा था कि कोऑर्डिनेटर को अगर कुछ ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको बोल देंगे कि आप आगे कोई काम मिलेगा उसमें से ले लेना यार, हमारा पूरा पैसा ले लो चलेगा, क्योंकि हमको करना है, वी वांटेड एन अपॉर्चुनिटी ना। तो उसने हमारे पीठ पीछे ये बात कर ली एंड फिर हमको कॉल ही नहीं आ रहे हैं। एंड फिर बाद में हमको उनके ऑफिस में जाना पड़ा, असित मोदी सर के ऑफिस में, नीलम फिल्म्स। तो वहाँ जाके उनसे बात करी तो पता चला कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ एंड कोई और लड़का लॉक हो गया है। सो हमने पूछा कि क्यों? तो उसने बोला कि नहीं आपके कोऑर्डिनेटर ने बोला कि हमको तो पता ही नहीं है ये सारी चीज़ें हो रखी हुई है। उन्होंने ये सब चीज़ें हमको बताई बाद में कि ये सब आपका कोऑर्डिनेटर बोल रहा था कि नहीं कर पाएँगे, ये बजट पे तो कर ही नहीं पाएँगे। तो फिर देन वी हैड टू गो विद समवन एल्स, और हमारा तो पहला है तो हम उतना नहीं कर सकते। आगे बढ़ाएँगे हम। उन्होंने ये बोला था, एग्रीमेंट में भी मेंशन है, बट कोऑर्डिनेटर तो मतलब अपना बिज़नेस ही सोच रहा था। वो तो देख ही नहीं रहा था कि बच्चे को कुछ काम मिल रहा है एंड वो एड्स पे एड्स कर रहा है, लेकिन अभी उसकी फर्स्ट टीवी सीरियल हो सकती थी वो। तो नहीं, वो अपॉर्च्युनिटी चली गई हाथ से एंड बहुत बुरा लगा मुझे। जब वो आया ना, जब उसके पोस्टर लगे थे, मुझे अभी भी याद है, मैं बीएसटी बस में था एंड जिस बस के स्टॉप से मुझे उतरना था, वही बस स्टॉप पे वो पोस्टर लगाया हुआ था तारक मेहता का, एंड आई थिंक सो टप्पू वाज़ आल्सो देयर इन द पोस्टर। आई वाज़ लाइक मम्मी ये वही शो था ना? तो हम लोग देख के बहुत इमोशनल हो गए एंड फिर बाद में हम लोगों ने उसको बोला कोऑर्डिनेटर को कि यार आपने ये क्यों किया? आपको पैसे चाहिए थे, पैसे 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 की वजह से दुनिया खत्म हो रही है, आप हमसे मांग लेते। सो आई थिंक जो भी हुआ अच्छा हुआ एंड जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एंड आज भी मैं अगर पीछे देखता हूँ, आई डू नॉट रिग्रेट, आई एम हैप्पी। एंड इनफैक्ट हम लोग बीच बीच में जब कुछ भी प्रमोशंस होता था, अवार्ड फंक्शंस होता था, तो वी यूज्ड टू क्लैश। आई स्टिल रिमेंबर गुटरगू का जो शो था उसमें आई वाज नॉमिनेटेड इन दिस अवार्ड कॉल्ड एज सबके अनोखे अवार्ड्स, क्योंकि गुटरगू भी सब टीवी पे आता था एंड तारक मेहता भी सब टीवी पे आता था। सो उसमें मैं नॉमिनेट हुआ था फॉर द बेस्ट चाइल्ड एक्टर एंड हम लोग मिले थे, मेरी मॉम, मैं एंड असित सर। मैं तभी 9-10 साल का रहूँगा एंड तभी मेरी मॉम ने बोला कि वो शो मिस हो गया। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम आगे तो दुनिया बहुत बड़ी है, कभी ना कभी मुलाकात होगी। आज मुलाकात हो गई, आज आपका बच्चा कोई और शो कर रहा है और उसमें भी नॉमिनेट हुआ है। सो आई थिंक सो इंडस्ट्री बहुत छोटी है, काम करेंगे। तो मुझे अभी भी उनके ये वर्ड्स याद है। मुझे तभी बहुत लोग बोलते थे कि जय तुझे वो रोल मिल गया होता तो अच्छा होता था, लेकिन बाद में जब मैंने इतने सारे वर्सेटाइल कैरेक्टर्स प्ले किए, तब लोग, अभी आज भी अगर आप पूछते हैं तो लोग बहुत खुश है कि मैंने वर्सेटाइल काम किया हुआ है एंड उन्होंने मुझे शेप भी किया हुआ है। आज मैं अगर हॉरर कॉमेडी कर रहा हूँ कभी में, तो रोमांटिक कॉमेडी भी कर रहा हूँ इन भूल चूक माफ। फिर और एक फिल्म मेरी रिलीज हो रही है अपना अमिताभ, उसमें एक सीरियस कैरेक्टर है एंड ऐसे बहुत सारे यूपी 65 आप देखोगे तो उसमें मेरा कॉमेडी है, लेकिन लाखों में एक में आई एम अ वेरी सटल डेडपैन कैरेक्टर जो एक्सप्रेशन ही नहीं देता है। वो डायलॉग भी बोलेगा ना, स्ट्रेट डेडपैन फेस रख के बोलेगा। खुशी वाले मौके पे भी, सैड वाले सिचुएशन पे भी, एक्साइटेड सिचुएशन पे भी, ही हैज नो इमोशंस, बट स्टिल दैट कैरेक्टर वाज परफॉर्म्ड बाय मी बिकॉज दैट डायरेक्टर ट्रस्टेड मी, क्योंकि इसने इतना सारा वर्सेटाइल काम किया है तो ये कर लेगा। ओके ओके। अभी भूल चूक माफ आपकी आई है, इसमें आप राजकुमार राव के साथ दिख रहे हो, उनकी जो बहन बनी है उनके आप लवर की भूमिका में हो, हाँ, राइट? इस फिल्म के बारे में बताइए आप। बड़ा मस्त किरदार है ये। फिल्म का जॉनर रोम कॉम है, ये कैरेक्टर का जॉनर भी रोम कॉम है एंड राजकुमार भैया जो है उनके साथ तो मतलब बहुत मज़ा आया शूट करने में एंड मुझे भी याद है, मेरी मम्मी तभी आती थी बचपन में शूट पे, सेट पे। इस बार तो अकेला ही था मैं, ऑब्वियसली अभी तो मैं आफ्टर 18 अकेला ही हर जगह जाता हूँ। इस बार अकेला ही हर जगह जाता हूँ मैं। सो तभी आई थिंक सो बनारस में शूट कर रहे थे, तो एक दिन के लिए मैंने मम्मी को बुलाया था कि आप थोड़ा बनारस घूम लो, है ना? तो वो आई थी एंड राजकुमार भैया आए, मेरी मॉम के पैर वैर पड़े। फिर मेरी मॉम ने बोला कि याद है मैं जय के साथ आती थी उस दिन? उसने बोला कि हाँ हाँ याद है, अंधेरी में ये फलाना ये स्टूडियो था।
उनको स्टूडियो का नाम भी याद है, अंधेरी में जो हमने शूट किया था। एंड फिर बाद में उन्होंने पैर वैर पड़े, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लगा, अभी आपके बेटे की वेब सीरीज भी रिलीज हुई है गुल्लक सीजन 4, मैंने भी वो पूरी वेब सीरीज देखी है, अभी ये फिल्म में भी अच्छा किरदार है, अच्छा एक्टिंग कर रहा है आपका लड़का। मैंने बोला मेरे को तो मुंह पे कभी तारीफ करी नहीं है, मेरी मम्मी के सामने कर रहे हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक मेरी मम्मी के सामने ये तारीफ करी उन्होंने और उनको याद रहा, और उन्होंने गुल्लक देखा, उसमें उस काम के लिए उन्होंने अप्रिशिएट किया। So I think not only as an actor but as a human being is very secure and is very effortless and a good gentleman. ओके ओके। अभी आप जो बता रहे हो, हम लोग पढ़ते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में जो चाइल्ड आर्टिस्ट काम करते हैं उनके अराउंड बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज चलते रहती है, राइट? कुछ लोग ये मानते हैं कि जितने चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, और ये बहुत ब्लंटली अगर मैं पुट करूं तो ऐसा बोला जाता है कि माँ बाप जो है वो सेल्फिश होते हैं, हाँ। बच्चों से काम करवाते हैं, चूंकि उनको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए होती है तो अपने बच्चों से काम करवा के खुद पैसा कमाते हैं। बच्चे काम नहीं करना चाहते हैं, बच्चों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, और भी तरह तरह की बातें होती हैं। बचपन में मैं ऐसे देखता था बहुत लोगों को, जब मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उतरन किया तो उसमें भी मेरे आसपास चाइल्ड आर्टिस्ट है, उसमें मेरे आसपास चाइल्ड आर्टिस्ट है। तो मैं ये देखता था उस दौरान, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं ये देखता था उस दौरान मॉम डैड लोग मार मार के उनको स्क्रिप्ट की लाइनें याद करवाते थे। व्हाट? हाँ। एंड मैं सोचता था कि यार नहीं कर पा रहा है बच्चा, वो रो रहा है, यहाँ पर लाल हो जाते थे। तो मार मार के ना, या आप किसी के साथ इमोशनल ये चीज करते हो ना, तो ये जरूर हो जाता है कि दिमाग में ना वो इम्पैक्ट बढ़ जाता है, प्रेशराइज हो जाते हैं बच्चे, तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन अगर जो बच्चा नया स्टार्ट कर रहा है, तो अगर वो क्यूट दिखता है, अगर वो खेलने में माहिर है, अगर वो बातें अच्छी अच्छी करता है बिहाइंड द कैमरा, तो दैट डज नॉट मीन दैट दे आर अ गुड एक्टर। सो इफ यू वांट, आप उनको ऑडिशंस में लेके जाओ। ऑडिशन का पर्पस ही ये है। लोग ऑडिशंस की बुराई करते हैं, लोगों की बुराई करते हैं कि यार मुझे उन लोगों ने काम नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये पर्पस ऑडिशन का यही है कि कैमरा के सामने कितनी बार रिजेक्शन के बाद भी वो खड़े होके रो नहीं रहा है, और बड़े बड़े डायलॉग उसको तुरंत दिए जा रहे हैं, फिर भी वो बेझिझक होके वो पूरे डायलॉग पढ़ के वापस जाके सेकंड टेक में ओके करके आ रहा है। कभी कभी मेरे साथ भी बचपन में होता था कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये थोड़ी ना था कि मैं गिव अप मार दूंगा या मेरी मॉम मुझे मारती। कभी मेरी मॉम ने हाथ नहीं लगाया। मेरी मॉम को मैंने, जैसे आपको शुरुआत में बोला कि जूनियर आर्टिस्ट बनाते थे, पता क्या बोल के बनाते थे? मेरी मॉम को बोलते थे कि बच्चे ऐसे ही आगे आते हैं, एक्टर ऐसे ही बना जाता है, पहले जूनियर आर्टिस्ट, साइड रोल, फिर कैरेक्टर रोल, फिर लीड रोल। तो हमको लगता था कि शायद हम आउटसाइडर ना, यार हमको पता नहीं था, हमको लगता था शायद ये सही बात है। चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ भी होता है आउटसाइडर इनसाइडर? अरे आउटसाइडर इनसाइडर तो मतलब हर फील्ड में होता है, बच्चे के साथ भी होता है। हाँ। क्योंकि अगर बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर मैं किसी एक्टर का बेटा हूं तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा तो एक रिकग्निशन तो मिलेगा ना। लेकिन अगर आप जस्ट अ नॉर्मल किड हो तो क्यों ही रिकग्निशन मिलेगा? खड़े भी नहीं रखते हैं बच्चे को, नॉन फिट बोल देते थे, क्या काम किया आपके बेटे ने, एंड लाइन में खड़े रखते थे। कुछ ऐसा सिंपैथी एम्पैथी कुछ नहीं होता है, यू आर जस्ट रेस, यू आर इन अ रेस। बट बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है वो उस पर ध्यान देने का काम है माँ बाप का। तो अगर बच्चा, अगर समझो सहम रहा है, या मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं हमेशा खुश रहता था, मुझे भी होता था डिप्रेशन बचपन में। डिप्रेशन इज अ रॉन्ग वर्ड आई शुड से। मुझे भी ऐसा लगता था, सेल्फ डाउट, कि अरे यार मेरे को तो उसने बोला था कि यार तूने अच्छा एक्टिंग किया है, तो मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्या मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ? अरे यार 2 महीने से काम नहीं मिल रहा है, क्या मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ? इसमें इस समय माँ बाप आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं तू अच्छा एक्टर है, बस ये समय थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पर हमको भगवान पे भरोसा करना है, हमारा काम करते रहना है, वापस से होगा काम शुरू। फिर वापस से मैंने टाइटन की ऐड की, जब 2-3 महीना मुझे काम नहीं मिल रहा था, टाइटन की ऐड की मैंने विद आमिर खान। एंड वो एक नहीं, वो 3 ऐड थी, और वो तीनों ऐड रिलीज हुई ड्यूरिंग आईपीएल, डीएचएफ आईपीएल करके, डीएचएफ वाज द स्पॉन्सर, एंड वो रिलीज हुई। डीएलएफ या डीएलएफ वाज द स्पॉन्सर। वो मतलब मैं आपको सोचो 2009 की कहानी बता रहा हूँ। तो ऐसा होता है, बट आप बच्चे के मेंटल हेल्थ पे कैसे शेप करते हो उसको, उस पे उसको मार मार के बोलोगे कि हाँ तेरे से तो होता नहीं है एक्टिंग, फिर बाद में वो बट जय, आपको ऐसा लगता है कि बीइंग ए चाइल्ड आर्टिस्ट, जो कि आप बचपन से आप काम कर रहे थे, तो आपके दिमाग में इस तरह की चीज़ें चलती थी, काम को लेके बातें होती थी, उसको कैसे डील करना है ये सब चलता था। लेकिन इन सब चक्करों में जो नॉर्मलेसी होती है, एक नॉर्मल बच्चा जो होता है वो जो लाइफ जीता है, उससे आप मतलब वो लाइफ आप नहीं जी पाए, नॉर्मल दोस्त नहीं बना पाए, जो स्कूल का फ़न होता है, जो कॉलेज का फ़न होता है, या जो इनसिक्योरिटीज़ होती है, कुछ-कुछ अच्छी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, उससे आप वंचित रह गए? नहीं, मैंने बहुत मजे किए हैं। मैंने बचपन में बहुत क्रिकेट खेला है सेट पे। बचपन में अगर मैं प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ, स्कूल के जो प्रोजेक्ट्स आते थे, तो वो प्रोजेक्ट भी ना मैं सेट पे लेके जाता था खरीद के, मतलब सेट पे मैं करूंगा। एंड
हमको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री बच्चों के लिए खराब है, हम्म, जो कि कहीं कहीं थोड़ी सी, हर फील्ड कहीं कहीं थोड़ी सी बुरी होती ही है, हम्म। बट खराब किस अच्छी भी सेंस में होती है? है। खराब किस सेंस में है? अगर तुम नाम बिना लिए हुए अगर आप बता सके तो। खराब की सेंस में, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैंने एक शो किया था, आई थिंक सो परिवार, ऑन जी टीवी या स्टार प्लस, आई डोंट रिमेंबर, हम्म, बट वो मेरा सेकंड या थर्ड शो था। तो उसमें खराब आप पूछ रहे हो, ये हो सकता है कि डायरेक्टर ना सेट पे गाली दे देते थे किसी बच्चों को और भी? को, नहीं अच्छा, नहीं किसी और किसी को, और को। तो मैं गाली सीख रहा हूँ। हम्म, लाइक अगर लाइट मैन सेटिंग दादा को गाली दे दिया, तो मैं तो सीख रहा हूँ, फिर मैं मम्मी को जब पूछूंगा कि मम्मी ये गाली का मतलब क्या है। हम्म, तो ये लाइक इट इज नॉट अ डायरेक्ट रॉन्ग थिंग टू मी, बट हम्म। इनडायरेक्टली मेरे माइंड में चला गया वो। बट देन अगेन किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? माँ बाप का। क्या एज है आपकी अभी? अभी 25 साल का हूँ। 25 साल के हैं आप। तो 25 साल की उम्र में जो आपकी समझ है ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है, और मैच्योरिटी है आप में, और वो शायद इतने लंबे अरसे काम करने के बाद आई है। पॉजिटिविटी है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इसको आप बरकरार रखिए। अभी आपकी जो 2 फ़िल्में आ रही हैं, भूल चूक माफ़ और कप कपी, इसके लिए बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। और फिर कभी बैठेंगे, फिर बातचीत होगी। बिल्कुल इस बिल्कुल। बातचीत को यहीं पे भी हम लोग विराम देते हैं। मेरे को बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आई होप आपको भी लगा होगा। यस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब डिजिटल कमेंट्री ऑन यूट्यूब एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।